की बुआ में। संतोष सर। जी ओम, आवाज आ रही है? जी सर। जी ओम, सभी को प्रणाम, सदन को नमन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जैसा एक विषय छेड़ा था जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो मिट्टी है, खेतों में की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन, इन सब चीज़ों पे आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग ये बात सोचते हैं, यानी विषय में जाने से पहले मैं एक चीज पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जीवित मिट्टी और मिट्टी की फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि मिट्टी में हम खाद, यानी मिट्टी का अपना एक भोजन होता है, हम खाद क्या डालते हैं। और 1960 से पहले जब तक केमिकल फर्टिलाइजर नहीं आए, तब तक हम लोग गौ माता का गोबर होवे या अन्य पशु का या पंछियों का जो भी वेस्ट है, वे हम लोग खेतों में डालते और मिट्टी का भोजन मिट्टी को मिलता था और उसके माध्यम से जो भी फसल निकलती थी वह फसल हमें न्यूट्रिशियस, यानी उसमें जो अन्न द्रव्य चाहिए वह सारे मिलते थे। अब देखिए, यह ऑर्गेनिक मैटर की या ऑर्गेनिक कार्बन की जरूरत क्यों है। जैसा अब मिट्टी का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें कि मिट्टी में कौन सी चीजें उपलब्ध होती है, तो यहाँ पंच महाभूत, यानी हमारे खेतों की मिट्टी में जो मुख्यतः पंच महाभूत कहा गया, उसमें मिनरल मैटर। अब मिनरल मैटर का मतलब जैसा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मुख्य अन्नद्रव्य माने जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जिंक है, फेरस है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, तो ये सारी चीजें भी मिट्टी में पाई जाती है और उसी को हम लोग मिनरल मैटर कहते हैं। लेकिन उसके बाद में आता है जो दूसरा इंपॉर्टेंट पंच महाभूतों में का कंपोनेंट है, वह है ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर यानी जैसा हमारी फसल हम लोगों ने निकाले और उसका जो प्लांट के रेसिड्यूज है, वे प्लांट के रेसिड्यूज होवे या गोबर खाद होवे या अन्य पंछियों का भी जो खाद हमें मिलता है, वह मतलब ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा जो पंच महाभूत में का जो विषय है, वह है मिट्टी में का पानी, यानी हम मिट्टी में कितना मॉइस्चर लेवल है, वह मॉइस्चर लेवल डिपेंड करता है मिट्टी में पानी कितना है। उसके बाद चौथा विषय है कि मिट्टी के अंदर जो वातावरण है, वह पंचमहाभूतों में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब वातावरण का मतलब क्या है, तो हमारी मिट्टी में ऑक्सीजन की लेवल कितनी है, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक बाकी की रिएक्शंस होना मुश्किल होती है। अब देखिए, अलग अलग तरह की मिट्टियां होती है। पथरीली मिट्टी होती है, जैसा हम यहाँ मुरमाड़ कहते हैं,
काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, कहीं कहीं पर पीली या कहीं कहीं पर नीली मिट्टी भी होती है। तो मुख्यतः देखा गया है कि जहां सैंडी सॉइल है वहां पर एरेशन अच्छा होता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है। लेकिन जहां काली मिट्टी है वहां पे हवा सैंडी सॉइल से कम होती है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पंच महाभूतों में, वह है जीवित। उसमें जितने भी सूक्ष्म जीव है, मित्र कीट है, ये जो लिविंग सिस्टम है, जीवित ऑर्गेनिजम्स जो है, और इन जीवित ऑर्गेनिज्म के लिए मिट्टी में अपना एक भोजन होना जरूरी होता है। और जैसा हम लोग, हमारा भोजन होता है, हमें पानी की जरूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमें अलग अलग मिनरल मैटर की जरूरत होती है। तो उसी तरह मिट्टी में जो जीवित ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, मित्र कीट है, उन्हें भी ये ऊपर दिए गए जो चारों घटक है वे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन 1960 से हम लोगों ने क्या किया, तो हमने आज तक जो खाद दिया है वो खाद में सिर्फ हम लोगों ने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दिया है। जब मैं महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर जाता हूँ, किसान भाइयों से चर्चा होती है, तो कुछ चीजें जो सामने आई है पिछले 6 साल में, या पिछले ऑलमोस्ट अब मान के चलिए 25 सालों में, 2001 से अलग अलग क्षेत्रों में जाके जब किसान भाइयों से चर्चा होती है, तो कुछ किसान भाई ऐसे भी मिले कि हम यूरिया के अलावा कुछ नहीं डालते। अब आप सोचिए कि अगर सिर्फ यूरिया का उपयोग होता होगा खेती में, वह भी सालों सालों तक होता है, तो यूरिया में तो सिर्फ नाइट्रोजन है। और अगर नाइट्रोजन के अलावा दूसरा कुछ भी ना दिया जाए, जो चीजें यहाँ पे लिखी है कि मिनरल मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है, मिट्टी में का जो पानी है, मिट्टी में का जो वातावरण है, उसके ऊपर ख्याल ना दिया जावे, तो फिर जो जीवित ऑर्गेनिज्म है वे, उनका भी भोजन अगर नहीं मिलता है तो वे जीवित कैसा रहेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं पिछले 60 सालों से, अगर कंटिन्यूअस कुछ खेतों में सिर्फ यूरिया गया हो, तो वह मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, जैसा हम लोग मिट्टी को जब एक मुट्ठ भर के मिट्टी हम लोग निकालते हैं, तो उसमें से अंदाजा होता है कि मिट्टी का स्ट्रक्चर कैसा है। और मिट्टी में सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी एक चीज है। शरद भैया, स्लाइड चेंज हुआ है? जी सर। तो मिट्टी में और एक चीज होती है, जैसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। और मिट्टी का अगर पावर हाउस किसी कहा जाता है, तो वह जो चिकना मिट्टी होता है, कि जो पानी को पकड़ के रख सकती है, जो न्यूट्रिएंट को पकड़ के रख सकती है। यहां हम लोग मिट्टी का एक गोला इस चित्र में देख पा रहे हैं। यह जो मिट्टी का गोला है, यह मिट्टी का गोला, इसमें पानी की जो मात्रा है, इसमें मिनरल मैटर्स की जो मात्रा है, या न्यूट्रिएंट की मात्रा, अब जिस भी मिट्टी में यह चिकनी मिट्टी होवे, तो वही अलग अलग जो न्यूट्रिएंट हम लोग देते हैं, अलग अलग खाद हम देते हैं, या जो पानी देते हैं, वह पकड़ के रखने की ताकत इस मिट्टी में होती है। अब यहां इस विषय में मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग
यह चीज समझ के लेते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि सीएन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर अगर हम लोग देखें कि मुर्गी का एक खाद जो खेतों में यूज किया जाता है, उसके बाद गोबर खाद यूज किया जाता है खेतों में, जो जैसा हमारे यहाँ पे हम लोग अलग अलग वनस्पतियों को उगवाकर खेतों में गाड़ा जाता है, यानी जो खेतों में हरियाली उगाकर उसे गाड़ा जाता है, या जैसा धान का काड़ी कचरा होवे, गेहूं का काड़ी कचरा होवे, या महाराष्ट्र में गन्ने की खेती होती है उसका काड़ी कचरा, यानी स्पेसिफिकली उसका जो पत्तियां होती है, पाचट कहते हैं हम लोग, वह डाला जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जैसा मुर्गी खाद देखिए, मुर्गी खाद जो पहले नंबर पे लिखा है उसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 5 है, 5। अलग अलग तरह का जो गोबर खाद होता है, फिर वो गाय का हो, भैंस का हो, बैल का होवे, या इवन बकरी का होवे, इसका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वह 17 से 24 होता है। लेकिन इस विषय पे मैं थोड़ा एक चर्चा करना चाहता हूं कि गोमाता को भोजन जिस तरह का दिया जाता है, जिस तरह का खाना गोमाता को खिलाया जाता है, उसके बेसिस पे यह जो 17 से 24 तक का जो सीएन रेशियो है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, वह डिपेंड करता है। अब जैसा हम लोग कहते हैं कि गोमाता को मक्का या गन्ना या ज्वार, इसका रेसिड्यूज, प्लांट रेसिड्यूज खिलाया जाता है, लेकिन आज हम लोग इसी गोमाता को मिनरल मिक्सचर्स भी खिलाना शुरू किए, अलग अलग तरह की चीजें खिलाना शुरू किए। तो ये सब चीजें जो खिलाई जाती है उसके माध्यम से कार्बन की मात्रा डिसाइड होती है, और यहां पे अगर हम लोग देखें तो सबसे कम सीएन रेशियो है मुर्गी के खाद में। और फिर जैसा यहाँ पे मैंने गोबर खाद है 17 से 24 है, हरियाली वाला जो खाद होता है वो 15 से 25 तक है, धान की खेती का जो काड़ी कचरा होता है वह 60 तक होता है, गेहूं का जो काड़ी कचरा है वह 80 से 120 तक होता है, गन्ने की खेती का जो काड़ी कचरा होता है वह 100 से 120 के बीच में होता है। लेकिन यहां हम लोग देखते हैं सबसे आखिरी में जो लिखा है लकड़ी का भूसा, इस लकड़ी का जो भूसा है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 200 से 700 तक जाती है। अब यह जो चीजें हैं हमारे खेतों में, इन सब चीजों में से या और भी अन्य कुछ चीजें होंगी जो सर ये किसान भाई देते कितनी हैं। मात्रा में है सर? 200 से 700? ये जैसा ये सीएन रेशियो होता है 200 से 700। अब देखिए लकड़ी का भूसा, जैसा हम लोग कहते हैं, अलग अलग तरह की लकड़ियां उसका भूसा होता है, और जैसा ये जो कोई भी लकड़ी होवे, कोई भी, तो हर लकड़ी का भूसा अलग अलग कार्बन और नाइट्रोजन का लेवल देता है। और इसमें स्पेसिफिकली देखा जाए तो अब ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े को अभी हम थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, लेकिन मैंने जो कहा है कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों को जीवित रखने के लिए यह जो सीएन रेशियो होता है वह 24 के आसपास होना चाहिए, 24।
अब आप देखिए कि यहाँ पे 5 से लेके 700 तक है, मुर्गी खाद 5 है और लकड़े का भूसा 700 तक जाता है, और हमें चाहिए 24। अब यह 24 आप यहाँ पे देखोगे तो गोबर खाद, फिर वो गैया का हुए, बैल का हुए, भैंस का हुए या अन्य पशु का हुए, वह 17 से 24 तक जाता है। और उसी वजह से गोबर खाद को, या जो हरियाली वाले जो खाद होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा मान्यता खेतों में ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए दी जाती है, क्योंकि यह जो सीएन रेशियो है, वह सीएन रेशियो ही मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को लाभदायक होता है। अब मान लीजिए जो लकड़ी का भूसा है जो 200 से 700 के बीच में है, उसका डिकम्पोजिशन होना जरूरी है। जैसा हम लोग गोबर खाद से केचुआ खाद बनाते हैं, तो गोबर खाद का कन्वर्शन केचुआ खाद होने के लिए 3 महीने तक का समय लगता है। लेकिन जैसा हम लोग घर के सामने पहले कचरा डालते थे और उसके साथ में गोबर खाद और बाकी भी जो हमारे घर में का जो नेचुरल वेस्ट है वो डालते थे, और उसको 1 साल तक हम लोग डिकम्पोज करते थे। तो यह डिकम्पोज किया हुआ मटेरियल, जैसे अब लकड़ी का भूसा है तो उसे समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि कार्बन का मात्रा बहुत ज्यादा है, 700 तक है। गन्ने का जो पत्तियां होती है जिसे पाचट कहते हैं, उसमें भी 100 से 120 होता है। तो यह जो मात्रा है 100 या फिर 200 है या फिर 700 है, वह मात्रा हमें 24 तक लाना होता है, यानी उसको डिकम्पोज करना होता है। और यह डिकम्पोजिशन होने के लिए अलग अलग समय लगता है, और इसीलिए आप कौन सा प्राकृतिक खाद दे रहे हो, उस प्राकृतिक खाद को डिकम्पोज कंप्लीटली होने के लिए अलग अलग समय लगता है। और मैंने इससे पहले एक विषय और भी छेड़ा था कि जैसा मुर्गी का खाद है या बकरी का खाद है या गौ माता का गोबर है, उसी तरह ह्यूमन वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमन वेस्ट का कन्वर्शन फर्टिलाइजर में किया जाता है। वह जो ह्यूमन वेस्ट है उसको 3 साल लगते हैं खाद में कन्वर्शन होने के लिए। तो यह सब चीजें डिपेंड करती है कि हम खाद किस तरह का देते हैं, और उसको उसमें स्पेसिफिकली कार्बन की मात्रा कितनी है, और उसके बेसिस पे वो डिकम्पोजिशन का एक समय होता है। अब एक चीज और जो सामने आती है कि जो ऑर्गेनिक मैटर हम लोग कहते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर में सिर्फ कार्बन नहीं होता, उसके साथ में नाइट्रोजन होता है, उसके साथ में फॉस्फोरस भी होता है, उसके साथ में सल्फर भी होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो हमने ऐसा मान के चलते हैं कि 118 ग्राम प्राकृतिक खाद है, कोई भी खाद प्राकृतिक रूप की होवे, और वह अगर 118 ग्राम होवे तो उसमें 108 ग्राम कार्बन होता है, 8 ग्राम नाइट्रोजन होता है, 1 ग्राम फॉस्फोरस होता है, 1 ग्राम सल्फर होता है।
और सिर्फ कार्बन ही नहीं, तो उसके साथ में नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी होता है। लेकिन कुछ कुछ खादों में पोटेशियम भी होता है। अब यहां हम लोग कार्बन के अलावा अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर देखें, तो इस सल्फर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीज और पेस्ट कंट्रोल। और इसी वजह से यानी अब यहां पे एक चीज और भी देखी गई है कि आपकी मिट्टी किस तरह की है। जैसा मैंने एक मोटा मोटा मिट्टियों का एक अलग अलग जो टाइप बताए, सैंडी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है। नॉर्मली ये 3 सॉइल के टाइप होते हैं, फिर उसमें अलग अलग वेरिएशन कलर आते हैं। इन हर मिट्टी की न्यूट्रिएंट पकड़ के रखने की कुछ एक क्षमता होती है। अब यहां मोटा मोटी जो आंकड़े दिए हैं, जैसा मान लो सैंडी सॉइल है जिसमें मुरुम है, पथरीली जमीन है, तो उस जमीन में 1 से 5 तक न्यूट्रिएंट पकड़ के रखने की ताकत है। जिस मिट्टी में चिकनापन है, जैसा काली मिट्टी है, क्ले यानी काली मिट्टी, उस काली मिट्टी में 25 से 150। और जहां ऑर्गेनिक मैटर है, जैसा हम लोग गोबर खाद डालते हैं, जो गोबर खाद का कन्वर्शन केचुआ खाद में होता है, उसमें न्यूट्रिएंट लेवल पकड़ के रखने की जो क्षमता है वो 40 से 200 के बीच में आ जाती है। और जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, यानी पूरी तरह से पका हुआ खाद, उसमें 250 से 400 यह कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट को पकड़ के रखने की। यानी मिट्टी किस तरह की है उस पर भी डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट लेवल पकड़ के रखने की ताकत। जैसा हम लोग अगर मुरुम वाली मिट्टी है, उसमें अगर पानी डाला जाए तो इमीडिएटली पानी नीचे चला जाता है। लेकिन वही अगर काली मिट्टी होवे, यानी अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें कि छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कप आते हैं, उस कप में अगर मैं पूरी मिट्टी भर लूं और उस मिट्टी में एक कप में मान लो मैं सैंडी सॉइल डालता हूं, दूसरे में काली मिट्टी डालता हूं, और तीसरी मिट्टी में गोबर खाद जो जिसका कन्वर्शन केचुआ खाद में किया है वह लूं, और उसमें अगर मैं 50-50 ml पानी या 100 ml पानी डालूं, तो सबसे पहले पानी जो मुरुम वाली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, उसमें से पानी नीचे आ जाता है। काले वाली मिट्टी में से पानी नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, धीरे धीरे जाता है। तो उसी तरह जैसा ये पानी निकल जाता है, उसी तरह न्यूट्रिएंट लेवल भी पकड़ के रखने की जो क्षमता है वह हर मिट्टी की कम ज्यादा होती है। और उसका बेसिक रीजन कि ऑर्गेनिक मैटर सैंडी सॉइल में कम होता है, और ऑर्गेनिक मैटर अगर कम है तो उसमें हम जो न्यूट्रिएंट देते हैं, फिर नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, जिंक हो, फेरस हो, मैंगनीज हो, मैग्नीशियम हो, ये सारे पकड़ के रखने की जो ताकत है वो सैंडी सॉइल में कम होती है। जैसा पानी निकल जाता है उसी तरह ये अन्न द्रव्य भी पकड़ के रखने की ताकत कम होती है सैंडी सॉइल में। और इसी वजह से जो पथरीली, मुरमाड़ या मुरुम वाली जो मिट्टी है, उसमें हमें गोबर खाद या प्राकृतिक खाद ज्यादा प्रमाण पे देना जरूरी होता है। अब यही जो विषय है हम लोग
इन विषयों पे बार बार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े टॉपिक है। जैसा हम लोग मुर्गी खाद है, यूरोपियन देशों में सुअर का खाद, या इंडिया में जैसा गौ माता का खाद, ये सारे यूज किए जाते हैं। और इन सभी में सबसे पहले अगर कोई चीज देखी जाती है तो वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसा जो शरद भैया ने एक सवाल अभी किया था कि कितना प्रतिशत कार्बन, जैसा यहाँ मैंने वो राउंड किया है, वो दिख रहा है कैटल डंग शरद भैया? जी ये देख रहा हूं। तो वह जो कैटल डंग है, आप राइट साइड में देखिए 24 लिखा है CN रेशियो। तो जी टोटल ऑर्गेनिक कार्बन का जो परसेंटेज है यहाँ पे 36.76 लिखा है, 24 के बाजू में 36.76। लेकिन जब CN रेशियो निकालना होता है तो जो कार्बन की मात्रा होती है उसे नाइट्रोजन की मात्रा से डिवाइड किया जाता है। 36.76 डिवाइडेड बाय 1.64, ये मोटा मोटा 24 तक आता है। इसका मतलब कि यह टोटल ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन की जो प्रमाण है, जो परसेंटेज है, उसके बेसिस पे CN रेशियो आता है। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं, जैसा हम लोग जब इटारसी गए, मालीवाड़ा गए शरद भैया के यहाँ पे, मैंने देखा कि शरद भैया मक्के की खेती करते हैं और मक्के का जो खाद है, यानी मक्का गौ माता के लिए, तो मक्के का जो स्टॉवर करता है, यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे लिखा है मेज स्टॉवर। तो यह जो मेज स्टॉवर है, इसका मतलब जो मक्का हम गौ माता को खिलाते हैं उसमें टोटल ऑर्गेनिक कार्बन 49.88 दिया गया है, 49.88। और CN रेशियो देखिए 48 है। यानी मक्के में गौ माता के गोबर से ज्यादा मात्रा में टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है। और यह जो मक्का होती है, उसी तरह पे जहां महाराष्ट्र में हम लोग ज्वार, ज्वार का स्टॉवर, यानी जो गौ माता को खिलाया जाता है, या तो ज्वारी का या तो मक्के का, तो उसमें भी ज्वार और मक्का में 49% के आसपास ही, या 50% के आसपास ही ऑर्गेनिक कार्बन है। और मेरा ये मानना है कि यह जो सब चीजें हैं, यह एक दिन में एक लेक्चर में नहीं होगी। धीरे धीरे करके हम लोग इन सब विषयों पे समझना चाहेंगे। अब यहाँ पे जब कैटल डंग लिखा है, वहां उसके नीचे आप देखिए शीप या गोट डंग लिखा है, यानी बकरी का खाद, मेंढी का खाद, तो वह 34.81 है। लेकिन एक चीज और भी आती है कि उस समय उस पशु की जो तबीयत है वह कैसी है, उसे किस तरह का भोजन दिया गया, उस मक्के की कंडीशन क्या थी। हर बार जो मक्का बनेगी, वो जैसा आज अगर शरद भैया जिस तरह से मक्का उसका प्रोडक्शन करते हैं, उसी तरह का प्रोडक्शन हर किसान भाई के खेत में सेम नहीं होगा। वही मक्का अगर काले मिट्टी में पकाई जाए, यानी बनाई जाए, वही मक्का सैंडी सॉइल में होवे, वही मक्का अगर लाल मिट्टी में होवे, तो इस मक्के का जो कंपोजिशन है वह भी प्लस माइनस बदलता है। और इस वजह से हमारी मिट्टी कैसी है, हम उसमें किस तरह का खाद डालते हैं,
उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि मक्के की फसल कैसे आएगी, ज्वार की फसल कैसे आएगी, और जिस तरह की मक्के की फसल होगी उसी तरह से गोमाता के गोबर के खाद की जो क्वालिटी है वह क्वालिटी हो। और इन आंकड़ों में हम लोग अगर आंकड़ों को देखते हैं तो यह पता चलता है कि ऑर्गेनिक कार्बन या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारी चीजें भी प्राकृतिक खाद में उपलब्ध होती है। पर आप सोचिए कि 1960 के बाद में जब केमिकल फर्टिलाइजर आए और स्पेसिफिकली पिछले 25 साल 2001 से बाद हम लोगों ने जो खाद डाले हैं वह मुख्यतः यूरिया खाद डाले हैं, डीएपी डाले हैं। लेकिन उस डीएपी में क्या होता है शरद भैया? 18-40 होता है। 18%। डीएपी में क्या क्या डीएपी में होता है? 18% नाइट्रोजन होता है, 40% फास्फोरस होता है, पोटास नहीं होता। तो इसका मतलब फास्फेट और पे सिर्फ यूरिया है सर। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये दो चीजें ही होती है। और अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस ही हर साल डाला गया है तो फिर कार्बन कहां पे डाला है, ऑर्गेनिक मैटर कहां डाला है? तो हम लोगों ने, जिन भी किसान भाइयों ने सिर्फ डीएपी डाला है, सिर्फ यूरिया डाला है और गोबर खाद, प्राकृतिक खाद नहीं डाला, तो उस मिट्टी में जो यह चीजें मैंने सबसे पहले बताई कि हमारे मिट्टी में मिनरल मैटर होना जरूरी है, ऑर्गेनिक मैटर होना जरूरी है, उस मिट्टी में पानी भी होना जरूरी है, और उसके साथ में मिट्टी में हवा भी होना जरूरी है। और ये सारी चीजें ऑर्गेनिक मैटर के माध्यम से ही मिट्टी में आ सकती है। आगे के विषय में मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि यह एक साइंस है। इस साइंस के बेसिस पे ही खेती चलती है। और हर चीज में, यानी आप देखिए कि छोटी छोटी चीजें, जैसा यहाँ पे आप कैटल डंग के ऊपर देखिए, वहां पे थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है किचन ऐश, जैसा हम लोग राख यूज करते थे। किचन ऐश मतलब क्या है? राख। तो इस राख में यहाँ टोटल ऑर्गेनिक कार्बन जस्ट 2% है, लेकिन उस राख में कोई बता पाएगा कि जब हम चूल्हे में लकड़ा जलाते हैं और खाना पकाते हैं तो चूल्हे में लकड़ी जलने के बाद में टेम्परेचर कितना होता होगा चूल्हे का? 100+ होता होगा सर। 300। तो यह जो टेम्परेचर होता है, यह टेम्परेचर 600+ चला जाता है। कितना जाता है? 600+ जाता है। और जब 600 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तब कार्बन जल जाता है, और उसी वजह से जो राख होती है, अगर आप फर्नेस को अब क्या कहते हैं, एक्चुअली फर्नेस करके एक चीज होती है जहां पे बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर होता है और वह टेम्परेचर 1400 डिग्री से प्लस जाता है, यानी 600 डिग्री 1400 डिग्री। तो 600 डिग्री पे पूरा कार्बन जल जाता है, 1400 डिग्री पे यानी सिलिकॉन, यह एक जो, जैसा हम लोग भट्टी बोलते हैं, भट्टी।
भट्टी, हाँ, यानी फर्नेस यानी भट्टी, राइट। पर यह भट्टी कुछ यानी अलग तरह का, मैं अगली बार जब सेशन लेंगे तो उस पे थोड़ा सा एक शब्द है, कहने का मतलब कि यह जो फर्नेस होता है, भट्टी होती है, तो इसमें टेम्परेचर 1400 डिग्री तक जाता है और उस डिग्री पर सिर्फ सिलिकॉन बचता है, सिलिकॉन। और मैंने जो कहा है कि ये सब चीजें साइंस बेस्ड है, और सबसे बड़ा साइंस खेती में होता है, जो कोई मानने को आज तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो प्रकृति में जो साइंस है, वो साइंस और कहीं देखने को नहीं मिलता है। जैसा हम लोग चूल्हे में जब लकड़ी जलाते हैं और उस लकड़ी की जब राख होती है, तो उस चूल्हे का टेम्परेचर 600 डिग्री प्लस जाता है, तभी कार्बन जल जाता है। और आप सोचिए कि जहां पर बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, गर्मी होती है, स्पेसिफिकली सनलाइट इंटेंसिटी यानी सूरज की तीक्ष्णता, अभी देखिए जैसा समर चालू होगा तो गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, और उस टेम्परेचर से भी मिट्टी में का जो कार्बन है उसको इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसा इसमें साइंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने किचन ऐश यानी जो राख का मैंने कहा है, वहां पे ऑर्गेनिक कार्बन क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे कार्बन जल जाता है। और उसी तरह ज्यादा धूप गिरेगी तो कार्बन की मात्रा कम होती जाती है। और सालों से, हजारों सालों से यह धूप का जो असर है, और इसीलिए कहते हैं कि क्रॉप कवर होना चाहिए, मिट्टी के ऊपर कुछ ना कुछ फसल होनी चाहिए ताकि मिट्टी अच्छे से जीवित रह सकती है। लेकिन मिट्टी को भी अपनी एक रेस्ट होना चाहिए। अब इटारसी के आसपास सभी लोग जून महीना में धान की खेती करते हैं, फिर गेहूं की खेती करते हैं, और उसके बाद में मूंग की फसल करते हैं। और मूंग सुखाने के लिए वीडीसाइड का उपयोग करते हैं, और मिट्टी को रेस्ट भी देते नहीं है। सालों से यह 3 फसलें इटारसी के पास में चली आ रही है। जैसा हम लोग 24 घंटा में 6 घंटा या 8 घंटा कम से कम हम लोग रेस्ट करते हैं, उस तरह की रेस्ट अगर मिट्टी को नहीं दी जाए, भोजन तो हम देते नहीं है, भोजन के अलावा रेस्ट जो देनी चाहिए वह भी देते नहीं है, तो आप सोचिए कि आपको भोजन और रेस्ट अगर ना दिया जाए तो आपकी हालत कैसी होगी। तो ये मेरा मानना है कि फसल के ऊपर फसल, फसल के ऊपर फसल 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक चलेगा, लेकिन यही ट्रेंड रहेगा, इसी तरह से फसल ली जाएगी। 3-3 फसलें अगर ली जाएगी, उसमें मिट्टी का भोजन ना दिया जावे, धूप की मात्रा बढ़ती जावे, उसकी तीक्ष्णता, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जावे, तो मिट्टी बंजर होती जावे। इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना जरूरी है। विषय गंभीर है, इसकी गंभीरता को भी समझना जरूरी है, नहीं तो हमारी फोटो लग जाएगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां इतना ही कहेगी कि 100 एकड़ जमीन रख के तो चले गए पर बंजर करके चले गए। जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ है उन्हें भी यही चीज को सोचना है, जिनके पास 100 एकड़ है उन्हें भी यही चीज को सोचना है कि जिस तरह हमें भोजन लगता है, हमें रेस्ट लगती है, उसी तरह मिट्टी को भी एक भोजन लगता है, मिट्टी को भी रेस्ट लगती है। इन सभी विषयों में हम डिटेल में चर्चा करते रहेंगे आने वाले समय में, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी ओम। डॉक्टर साहब, गर्मी में मूंग लेते हैं तो वो मूंग का कवर तो रहता है जमीन के ऊपर, प्लीज।
एक्चुअली कैसा है कि 3 फसलें अगर कंटिन्यूअसली 3 फसलें लेती जावे तो मिट्टी को रेस्ट नहीं मिलता है। और अगर रेस्ट ना होवे, जैसा आप सोचिए कि अगर हमें एक दिन भी रात्रि अगर सोने के लिए 2 बजे की जगह यानी रात को 10 बजे अगर हमारा सोने का समय है और वही अगर रात के 2 ढाई बजते हैं तो दूसरा दिन खराब हो जाता है। दूसरे दिन हमें अच्छा फीलिंग नहीं होता है, हमारी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ाती है। और उसमें भी अगर हमारी उम्र, मान लो किसी की उम्र 20 साल है, किसी की 40 है, किसी की 60 है और किसी की 80 है, और 80 साल की उम्र में अगर एक दिन रेस्ट ना होवे तो क्या हालत होती है वे कहने की जरूरत नहीं है। मूंग से ढका है, बात ठीक है, लेकिन आपने 2 फसलें ले चुके हो, तीसरी फसल भी आप ले रहे हो। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसा इजराइल करके जो देश है, वहां पे जो भी फलों की खेती की जाती है, हर 6 फसलों के बाद 7वें साल फसल नहीं लिया जाता। 7वां कंप्लीट साल मिट्टी को रेस्ट दिया जाता है। जो भी फलों की खेती होती है, पहले 3 सालों तक वहां पे फसल लिए नहीं जाती। 3 सालों तक पेड़ को खड़ा किया जाता है, पेड़ को अच्छी तरह से डेवलप किया जाता है। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में जैसा एक अनार की खेती बहुत फेमस है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि 3 साल के बाद ही अनार का पहला फसल लिया जावे। लोग आजकल 14 महीने में, यानी 1.5 साल भी नहीं होता है तो फसल लेना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से बच्चा यानी लड़का और लड़की की शादी की एक उम्र डिसाइड की है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने कि वह लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होवे, लड़के की उम्र 21 साल से ऊपर, तो उसी तरह हर फसल लेने की भी एक ड्यूरेशन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और यह चीजों पे हमने सोचना चाहिए। जी ओम। जी दादू, आपका हैंड रेस है। जी फिर ओम, वर्मा जी। सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही सर। और मेरे जो आजकल जैसे आपने गोबर की खाद की बात की, मुर्गी की खाद की बात की, तो सर अभी बायोगैस से निकलने वाले जो स्लैरी होती है उसके संबंध में आपने कुछ उसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया। तो ये बायोगैस की सैलरी एक प्रश्न है, और दूसरा हमारे यहाँ तवा नदी में जो कि पूर्ण रूप से सैंडी होती है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सब्जी, मतलब ये गर्मी में तरबूज। सब्जी की फसल ली जाती है। जी ओम। एक्चुअली जैसा बायोगैस की जो स्लरी है, मोस्टली बायोगैस में से गोबर खाद ही निकाला जाता है। और जैसा मैंने कहा है कि गोबर खाद में 17 से 24 के बीच में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है। लेकिन अब वही चीज जब बायोगैस में जाती है तो वो पकती है। यहाँ पे जैसा मैंने चूल्हे का कहा है कि चूल्हे में जब लकड़ी जलती है और लकड़ी का जब ऐश बन जाता है तो कार्बन की मात्रा कम हो जाती है ऐश में, और वहां सिलिकॉन बढ़ जाता है। तो उसी तरह बायोगैस में 40 से 45 दिनों तक जब यह गोबर बायोगैस के अंदर रहता है तो वहां पे अनएरोबिक कंडीशन भी एक चीज होती है, यानी जहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है। और जो विदाउट ऑक्सीजन जो फर्मेंटेशन होता है उसमें से भी अलग अलग तरह के अन्न द्रव्य उस बायोगैस के स्लरी के माध्यम से मिलते हैं। और यह बायोगैस की स्लरी, जैसा इधर कार्बन कम होकर सिलिकॉन आ जाता है, उसी तरह बायोगैस के स्लज में, स्लरी में अलग अलग तरह के अन्न द्रव्य मिल जाते हैं और वे पोषक तत्व
मिट्टी के लिए भी उपयुक्त होते हैं। और उस वजह से बायोगैस की स्लरी आप किसी भी फसल में दीजिए, किसी भी फसल में आपको उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसा हमने अंगूर में, अनार में, हल्दी में, यहाँ तक कि हम लोग यानी आज मिट्टी में वही स्लज डालते हैं सुखाकर। तो ये सारी चीजें मिट्टी को सुधारने में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जो नदी में आपने कहा कि जो क्रॉप ली जाती है, तो मुझे थोड़ा सा वो नहीं समझा है दादू, आप फिर से बताइए। जैसे हमारे यहाँ तवा नदी बहती है सर, तवा, और तवा के जो रेत है उस पर क्यारियां बना करके और फिर वहां पर जो है सब्जियां बहुत बड़ी मात्रा में लगाई जाती है, तो पानी भी नदी के बहते अंदर, रहता है और सब्जी भी उगती रहती है। जी, वो नदी के अंदर या किनार पर। तवा डैम जो पानी छोड़ता है ना सर, रेत की किनार ओके होती है, ओके, किनार। हाँ ओके, नदी के किनार पे। जी नहीं, अब यहाँ पे तो कैसा है कि जो फसल पानी को यानी जैसा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि पानी की मात्रा कैसी है, मॉइस्चर लेवल कैसा है उस मिट्टी में किनार पे। तो ये जैसा अब हमारे यहाँ पे भी नदी के किनारों पर गन्ने की फसल ली जाती है, पर वहां पे अगर आप चने जैसी फसल लेने का कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगी, क्योंकि विल्टिंग का प्रॉब्लम बड़ा होता है। जिस फसल में विल्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है वो फसल आप आसानी से ले पाओगे उस किनारों पर। और डॉक्टर साहब, एक ये चीज रिवर उसमें, बेड कल्टीवेशन, डॉक्टर साहब ये हाँ जी रिवर हाँ बेड कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं दादू जो बोल रहे हैं। ये बेड की जो नदी बहती है उसके बाहर जो पानी बच जाता, मतलब जो रेत बच बीच में सुखा रहती है और आजू बाजू सूखा रहता है, वहां पर ये रिवर बेड कल्टीवेशन ज्यादातर प्रदेश में बड़ी नदियों के जो वो होते हैं जहाँ पानी नहीं होता वहां पर होता है। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है जो सिर्फ नीचे बैठी होती है, उसमें जो न्यूट्रिशन होता है उस पर वेजिटेबल की खेती की जाती है, कछार जो कहते हैं उसमें। जी ओके ओके ओके। नहीं, एक्चुअली यही है ना, कहने का मतलब यही है कि न्यूट्रिएंट लेवल कितना है वो सारा डिपेंड करता है। और मेरा तो ये मानना है कि जैसा मैंने आज मिट्टी में क्या क्या चीजें उपलब्ध होना चाहिए, जैसा मिनरल मैटर है, उसमें ऑक्सीजन लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रिएंट में भी फिर पोटाश कितना है, फास्फोरस कितना है, अलग अलग बाकी के मात्राएं कितनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो उस तरह के जैसा भी एक किनारों पर फिर सूक्ष्म जीवों की संख्या कैसी है, उसमें मित्र कीड़ी की संख्या कैसी है, तो ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट है। और इसका एक अपना विशिष्ट प्रमाण होता है, उस प्रमाण में अगर सारी चीजें हैं तो आपकी फसल अच्छे से आना ही है। जियो। डॉक्टर साहब, वो किनार पे जो फसल लेते हैं उसमें गोबर की खाद बहुत मात्रा में डालते हैं, 2-2, 3-3 किलो एक एक पौधा में डालते हैं, तो वो उससे सब न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, मेरा मानना है। नहीं, बराबर है, बराबर। और एक्चुअली क्या होता है कि एक तो एक चीज उसमें और क्या होती है कि वहाँ जैसा ऑक्सीजन जो लेवल है, जैसा पोरेसिटी हम बोलते हैं, वह भी एक चीज मैटर करती है इन सब चीजों में। और मैं भी थोड़ा सा इन विषयों में और भी देखूंगा, अगर इसके कुछ चीजें या लिटरेचर कुछ मिलता है क्या, कि स्पेसिफिकली क्या चीजें, कौन सी न्यूट्रिएंट वहां पे ज्यादा उपलब्ध होने की संभावना होती है। और अगर मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ये। जी बहुत अच्छा, मैं वर्मा जी को बुलाता हूँ कि वो हमें अपना। ओम सदन को सादर प्रणाम। नर्मदे हर। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। तो इसी समय में ये देख रहा हूँ कि अभी शिवरात्रि का पर्व निकला है और मंदिरों के पास नारियल की बूच जो होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। क्या उसको हम किसी तरह कार्बनिक कार्बन में बदल सकते हैं, किसी तरह इकट्ठा करके उसका कोई उपयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये चीज है कि जैसा
ये जो नारियल है, तो नारियल की जो चीजें, जैसा उसका जो भूसा हम लोग कहते हैं, नारियल का भूसा, तो वह मॉइस्चर लेवल और न्यूट्रिएंट लेवल पकड़ के रखने के लिए बहुत अच्छा उपयोग में आता है। और आप देखिए कि बहुत से जो नर्सरीज है वो कोकोपीट यूज करते हैं, तो ये कोकोपीट भी इसी से बनता है। और कोकोपीट जैसा मिट्टी के जैसा ही रोल प्ले किया जाता है। और इस कोकोपीट में स्पेसिफिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और जो मिनरल्स है वो सारे पकड़ के रखने की ताकत भी अच्छे से आ जाती है। और जितना भी आप दोगे वो अच्छा ही होगा। जी सर, बहुत अच्छा। मैं कल्पना बहन जी को बुलाता हूँ। जी बहन जी, आप। सर जी से मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने कार्बन के बारे में बताया सर, तो हम ऐसा हेल्दी कार्बन कैसे तैयार करें सरल तरीके से, कि चूल्हे में तो जब राख बच जाती है जो बुझने के बाद, तो वो तो आपने बताया कि बहुत 2% उसमें कार्बन रहता है, तो ऐसा कार्बन कैसे तैयार करें सरल विधि से कि हम खेतों में डाल सके। जी सर जी। नॉर्मली जैसे हम लोग सिंपल जो गोबर खाद हम लोग डालते थे पहले, बस वही आपको उसका गोबर खाद का केचुआ खाद बना के आप जितना डालो उतना आपका ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल बढ़ेगा। और उसके बाद में जैसा जो हरियाली वाली जो खाद होती है, वे खाद भी अगर हम लोग मिट्टी में वहीं के वहीं अगर गाड़ देवे तो कार्बन की मात्रा बढ़ने में मदद मिलती है। और जितना भी जैसा हमारे किचन वेस्ट है, होटल वेस्ट है, या अभी आजकल लोग सिटी वेस्ट, सिटी कंपोस्ट भी यूज करना शुरू किए हैं, तो ये सारी चीजें कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। और सबसे अच्छा कि गोबर खाद के साथ में अगर बकरी का खाद, यानी जो लेंडी खाद कहते हैं, वह अगर कुछ प्रमाण में दिया जावे तो मिट्टी में फंगिसाइडल और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी बढ़ने में मदद मिलती है। जी सर जी आप जब बता रहे थे, मैं कंपैरिजन कर रही थी कि जैसे आपने हेल्थ के बारे में मिट्टी के हेल्थ के बारे में बता रहे थे, तो ये हमारा जैसे मानव जाति का हेल्थ के लिए हम सोचते हैं करते हैं, वैसे मिट्टी का हेल्थ का आज मुझे अनुभूति हुई कि हाँ, मिट्टी के लिए भी हमारे इंसानों जैसे उसका हेल्थ का ध्यान रखना होगा, तभी हम प्राकृतिक तरीके से और स्वस्थ तरीके से फल और अनाज ले पाएंगे। तो ऐसा कोई पाठ्यक्रम तैयार किया कि आपने, जैसे मानव के लिए सुबह से उठने से लेकर रात तक के हमको क्या खाना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, ऐसा कोई छोटा सा ऐसा करिकुलम तैयार है कि आपके पास, कि हम हेल्दी मिट्टी, बीज, अनाज कैसे कर पाए तैयार, इस प्रकार सरल तरीके से हम किसानों तक पहुंचा पाए, ऐसा कोई पाठ्यक्रम है क्या? यही जानना चाह रही थी सर जी। एक्चुअली अब यही प्रेजेंटेशंस हम लोगों के पास में है, लेकिन एक्चुअली मैं पिछले एक साल भर से यही चल रहा है कि यह जैसा बच्चे को हम पहली कक्षा में डालते हैं, फिर वो पहली से लेके 12वीं तक, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यह जो पाठ्यक्रम जो डिजाइन किए गए हैं उसी तरह खेती का भी एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो आप कह रहे हो बहुत जरूरी है, लेकिन इसे समय लगेगा और धीरे धीरे इसका भी कुछ स्ट्रक्चर। और क्या होता है कि ये सब चीजों में क्यूमुलेटिव इफेक्ट, यानी हर किसी की मदद मिलना बहुत जरूरी होती है। अभी देखिए, मेरा एक यही कहना है कि मैं पिछले कम से कम 6 महीना या एक साल से हर किसान भाई से कुछ डेटा लेने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समहाउ वो डेटा नहीं मिल पा रहा है। अब सिंपल सा, अगर मुझे कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया जावे, कौन सा किया जाता है, या कौन सा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, वह डेटा भी अगर सामने नहीं आएगा तो फिर वो डेटा एनालिसिस कब होगा, फिर उसका पाठ्यक्रम में कैसा आएगा। तो मेरा ये मानना है कि यह सब हर किसी की जिम्मेदारी है कि वे जो खेती के लिए करते हैं वह डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में फिर उसका एनालिसिस होना जरूरी होता है। और बाद में हमें, यानी जैसा एक सिंपल सी बात कहता हूँ जो आज आपने विषय छेड़ा है कि
मिट्टी का अपना एक भोजन होता है। तो मेरा कहना है कि मिट्टी का एक खुद का एक कंपोजिशन है, और वह कंपोजिशन यानी 1 ग्राम अगर मिट्टी तैयार करना है, हमें खुद को बनाना है 1 ग्राम मिट्टी, तो हम किस तरह से बनाना चाहिए, उसके एक्सपेरिमेंट्स होना जरूरी है कि गोबर खाद से अच्छी मिट्टी बनेगी या बकरी खाद से अच्छी बनेगी या मुर्गी खाद से या हरियाली की खाद से। और अगर यही जो इम्पोर्टेंट चीजें, वही चीजें हम लोगों ने पिछले 20 सालों में नहीं डाले, तो फिर मिट्टी कैसे डेवलप होगी। और यही चीजें आज एक जो चीजें सामने आती है कि जैसा हम लोग कहते हैं कि हमें ज्वार की रोटी खाने की आदत थी, हम गेहूं की रोटी पे आए, और आज की पीढ़ी को हमने पिज्जा पे लाए। तो ज्वार की रोटी तो अब लुप्त होती जा रही है, गेहूं की रोटी आ गई, गेहूं की रोटी के बाद में हमने तो पिज्जा लेके आ गए। तो हम आने वाले समय में और पिज्जा से आगे क्या बढ़ के खाएंगे, ये आने वाला समय ही दिखाएगा। और पिज्जा खाने के बाद में अगर रोज पिज्जा खिलाए तो आप देखिए क्या होता है। और ज्वार की रोटी हम लोग सालों से खाते आ रहे हैं, लेकिन आज तक जो ज्वार खाता है उसकी सेहत आप देख सकते हो कि उसका शरीर कैसे होता है। यानी अगर सिंपल सा जो बंदा ज्वार की रोटी सालों से खा रहे, आप उनके खून की जांच कीजिए, और जो पिज्जा बेस खा रहे उनके खून की जांच कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जी ओम। धन्यवाद धन्यवाद। जी बहुत अच्छा। पवन सर जी को बुलाता हूँ, फिर दिनेश सर को। पवन सर अगर हैं तो सादर आमंत्रित। हम भी वेलकम। हैंड रेज सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही? अभी सर, हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। जी जी हेलो। हाँ जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। अच्छा, ये आवाज आ रही है। की जगह हूँ जहाँ सिग्नल कल भी बहुत वीक थे मेरे। तो आज के मुख्य वक्ता संतोष चौहान जी का स्वागत, अभिनंदन। और मेरा एक प्रश्न है कि जो हमारा किचन वेस्ट होगा, किचन वेस्ट भी दो तरह का हो सकता है। एक तो बहुत ही मुलायम वेस्ट है, और एक जरा सी उतना मुलायम नहीं है। तो इनका कार्बन रेशो, CN रेशो में कितना अंतर होगा, और इनका उपयोग हम अपने घर में ही किस प्रकार से खाद बनाने में कैसे ले सकते हैं, और कितना इनका समय लगता है इनको विघटन करने में। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से ये बातचीत हो रही थी, कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी कि जो हमारा किचन वेस्ट है उसको हम बाहर नहीं फेंकें। विशेषकर जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उसको घर में ही उसको डिकम्पोज करा दें, और उसको बना के उसकी खाद बना करके अपने पेड़ पौधों में जो भी है उसमें उसका उपयोग करें। तो इस विषय पर आपका क्या मानना है, और आपके किस प्रकार के अनुभव हैं, और विज्ञान के रूप में इसको हम किस प्रकार से देखते हैं? जी जी, संतोष चौहान जी। मैं किचन वेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं भोजन अवशेष की बातचीत नहीं कर रहा हूँ। मैं सब्जी, फल, उनके छिक्कल और इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ है, उसको किसी प्रकार से उसमें तेल नहीं मिला हुआ है या मसाले नहीं मिले हुए हैं, तो उसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। और साथ ही जो तीसरी कैटेगरी जो है वह यह है कि जो घर का खाना है, वो अगर बर्बाद हो गया, उसमें तेल भी मिला है, उसमें नमक भी है, उसमें मसाले भी है, तो उसका विघटन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, और कैसे उसका उपयोग में लाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ गाय, मुर्गी, बकरी है, तो वहाँ तो उसको उपयोग में आ जाता है, लेकिन शहरों में जहाँ पर ये चीजें उपलब्ध नहीं है, तो उसका हम उपयोग क्या कर सकते हैं, या उसको हमें सीधे जो भी गाड़ी आती है उसमें उसके साथ फेंक देना चाहिए? जी जी, संतोष जी। सर एक्चुअली जैसा जो किचन में मान लो हम लोग पालक लेके आए, और पालक का जो डंठल है, तो यह एक हरियाली जैसा ही, उसका जैसा CN रेशो उसका एक 17 से 20 के आसपास ही होता है। और इन सब चीजों को डिकम्पोज करने के लिए एक विशिष्ट समय लगता है।
और मेरा ये मानना है जैसा आजकल सोसाइटी में डिकम्पोजिशन के लिए अलग से पीट करके वो डिकम्पोज करते हैं, बट स्टिल ये सब चीजें जब डिकम्पोज होती है तो उसमें एक बदबू आना शुरू होती है कुछ समय के बाद में। तो एक्चुअली यही एक विषय, फिर वो जब बदबू या दुर्गंध फैलती है तो उससे बीमारियां फैलने का भी एक चांस बढ़ जाता है। तो ये डायरेक्टली अगर आप बड़े पैमाने पे जैसा वेस्ट कलेक्शन होके एक जगह पे जाता है वहीं पे डिकम्पोज होवे तो बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास में गैलरी, जैसा हम लोग कैसे कि टेरेस है, तो टेरेस में कैसा होता है कि धूप में जब ये एक्सपोज होता है तभी ये खाद बनने के लिए आसानी होती है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि गैलरी में करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। या तो वो कचरा गाड़ी में जावे या तो फिर टेरेस पे उसको डिकम्पोज किया जाए, बट स्टिल उसका एक पर्यावरण के लिए भी एक हानि का स्रोत हो सकता है यह, क्योंकि जब उस डिकम्पोजिशन होते समय अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना और उसमें से जो गैसेस डेवलप होती है, तो ये आज नहीं तो कल पर्यावरण को कहीं ना कहीं तकलीफ का कारण होता है। और मेरा यही मानना है कि सिटी के लिए ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल आने वाले समय में होते जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जैसा बढ़ेगा उसी तरह ये चीजें भी और तीव्र होती जाएगी और उस पर कंट्रोल पाना कठिन होगा। और आज के डेट में जो जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट कलेक्ट करती है, एक जगह जाके उसको डिकम्पोज करती है, वही एक पर्याप्त। और इसमें और भी क्या होता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है, बच्चे हैं, कोई ना कोई अगर उसके संपर्क में आ जाए या गलती से कुछ चीजें, यानी विपरीत परिणाम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हाउस होल्ड वेस्ट है, जो घर में ही बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है, वही कम क्वांटिटी का अक्यूमुलेट होते होते वो शहर में जहां पर भी उसका डिस्पोजल होता है, जहां पर भी निस्तारण करते हैं, कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था में कोई ना कोई कड़ी जो है काम नहीं करती है या उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि फिर उसका जो है ना निस्तारण की जगह उससे प्रदूषण ही ज्यादा हो जाता है। और साथ ही केवल किचन वेस्ट की ही बात नहीं है, तो शहरी क्षेत्रों में इसके अलावा जो प्लास्टिक का उपयोग है और जो अन्य तरह का वेस्ट है, वो प्लास्टिक और भी जो चीजें हैं, वो सब कांच है और बाकी बल्ब्स हैं, कई सारी चीजें हैं, वो सब एक साथ मिलकर के उनका एक मुझे लगता है बड़ा खतरनाक कॉकटेल बन जाता है। तो जब ये ऐसा होता है और ये नदियों में या जहाँ पर भी ये जाके इसका प्रवाह निस्तारण होता है और अनसेफ रूप में इसका निस्तारण होता है, तो उसका जो है ना आगे वो कहीं ना कहीं बाकी पोल्यूशन को क्रिएट करता है। तो मेरा ये प्रश्न ये था कि क्या इतना बड़े स्तर पर इसको अक्यूमुलेट होने के बजाय अगर घर के घरेलू लेवल पर ही इसको निस्तारण करने का तरीका निकल जाता है, तो इसका फायदा ये रहेगा कि ये बड़ी समस्या जो है वो छोटी समाधान से उससे छोटे तरीके से उसका समाधान निकलने का प्रयास हो जाए। जो चीजें कांच है, सीएफएल है, इस तरह की जो चीजें हैं, प्लास्टिक है, जिसका समाधान घरेलू स्तर पर नहीं हो सकता है, उसको निश्चित रूप से उसको कलेक्ट हो करके उसका एक डिस्पोजल करने का एक तरीका बना भी है, लेकिन कितना वो कारगर रहता है ये हम सब लोग देखते हैं। लेकिन जो कम से कम ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका तो निस्तारण अगर घरेलू स्तर पर ही करने का मॉडल तैयार किया जाए, या मॉडल तैयार भी है उस पर हम चर्चा करते हैं और उसके बारे में आने वाले समय पर अगर सुनेंगे तो उससे एक समाधान की तरफ हम बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। जी जी, मेरा ये सुझाव था। यस सर, एक्चुअली इसकी ना एक पब्लिकेशन है, जैसा ये कांच, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड एंड ये सब चीजें मिला के टोटली जो सिटी वेस्ट यानी जो फेंका जाता है उसमें 60% तक नेचुरल
यानी ऑर्गेनिक कार्बन हमें पाया जाता है, लेकिन कांच है, प्लास्टिक है, ये सब मिला के 40% तक जाता है। और एक चीज और क्या होती है कि जैसा हम लोग हमारे घर में भी, मान लो मैंने आज पालक का पत्तियां हमने यूटिलाइज कर लिया, उसका जो बचा हुआ रेसिड्यूज है वो हम प्लास्टिक में ही डालते हैं, और वो प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं वो डिकम्पोजिशन के लिए तकलीफ का होता है। लेकिन आज देखिए कि हम लोग सूखा कचरा और गीला कचरा सेपरेट करने के लिए शहरों में अलग अलग डस्टबिन रखने को कहा जाता है, लेकिन हम खुद ही वो सूखा और गीला मिक्स करके ही आज डालते हैं मोस्टली। बहुत से कम लोग होते हैं कि ये सब चीजें फॉलो करते हैं। और आपका जो विचार है कि यह सब चीजें यहीं पे सेग्रीगेट होवे और सिर्फ नेचुरल खाद ही वहां तक जावे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये हम लोगों की मेंटेलिटी होना चाहिए कि हमें वो चीजें करना जरूरी है, पर वो होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और उस वजह से ये सारी चीजें दिक्कतें होती है। मेरा तो एक आप एक चीज देखिए ना सर, कि हम लोग जैसा पहले हमारी जो खाने की थाली है वो थाली भी धोकर पीते थे। आज भी बुजुर्ग लोग होंगे, उनका खाना होने के बाद में वो थाली में पानी डालकर वो पानी पिया जाता था। लेकिन आज हम लोग इतना अनाज वेस्ट करते हैं, और यानी ये सिंपल सिंपल सी चीजें है लेकिन नहीं हो पाती है, अनफॉर्चुनेट है। और आप जो विषय कह रहे हैं सर, मुझे तो लगता है वो बहुत गहराई वाला विषय है, और इसे सिर्फ हमारे घर की महिला ही करे, ये जो सोच आती है तो वो सोच भी कहीं ना कहीं गलत है, यानी बड़ा विषय है सर। जी ओम। जी, प्रयास करते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या मॉडल निकल के आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी यस धन्यवाद। जी जी सर, बहुत धन्यवाद और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। अब मैं राय जी को बुलाता हूँ, उनका काफी देर से हैंड रेस है, उसके बाद फिर दिनेश सर जी को। जी राय सर जी बताएं। ओम, सदन को प्रणाम। जी ओम, सदन जी को ओम। जी ओम। प्रणाम। सर से ये हाँ, हेलो, आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ आ रही हाँ, है। हेलो, क्वेश्चन करिए आप। हाँ जी, आ कह रही रहे है हैं सर आवाज, आ कि रही है, चौहान सर से मैं पूछना आए। आ रही है आवाज, आ रही है, क्वेश्चन करें आप। चौहान सर से ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो आपने कहा कि ये जमीन को रेस्ट देना आवश्यक है, तो जमीन को हम जब रेस्ट दे रहे हैं उस समय, जैसे गेहूं कट गया, उसमें पानी लगा के उसको हम लोग जुतवा के उसमें ढैंचा और ये सनई और तिल इत्यादि बोते हैं, तो क्या ये रेस्ट पीरियड माना जाएगा कि वो ऐसे ही उसको एक्टिव भी माना जाएगा? जी ओम। नहीं, रेस्ट का मतलब ये है कि जैसा देखिए पहले 2 फसलें ली जाती थी। हमारे महाराष्ट्र की एक बात कहता हूँ मैं आपको, कि हम लोग जैसा जून से अक्टूबर तक सोयाबीन की फसल लेते थे, बाद में हम लोग चने की फसल लेते थे, लेकिन फरवरी से लेके तो या मार्च से लेकर तो मई एंड तक खेती को वैसा ही रखा जाता था। और उसमें जो सनलाइट, जैसा धूप पड़ती है तो वह स्टरिलाइजेशन का भी काम करती है। और एक चीज कैसा देखा जाए कि उसके साथ साथ वो रेस्ट भी हो जाती है। सालों साल अगर हम लोग फसल लेते रहेंगे कंटिन्यूअसली, तो वह मिट्टी जैसा उसकी क्षमता कम होती जाती है, और उस वजह से या तो 2 फसलें लिए अच्छी तरह से लेना चाहिए, तीसरा फसल मुख्यतः टालना चाहिए। और जहाँ पे फलों की खेती होती है उसमें 6 साल के बाद में 1 साल फसल ना लिया जाए, उस तरह का भी रेस्ट होना जरूरी होता है। ये कह रहे थे कि ये जो हम लोग हरियाली खाद लगाते हैं, तो ये अच्छा रहता है कि नहीं रहता है? अच्छा है, अच्छा है वो। जी बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। अब मैं दिनेश सर जी को बुलाता हूँ कि वो हमें। जी, जी आदरणीय सादर धन्यवाद। वास्तव में जो चर्चा चल रही है और उस चर्चा को जब हम ध्यान में रख कर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आज की चर्चा को
जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बंजर होती धरती एक तरफ और जो मरुस्थलीकरण दूसरी तरफ, इन दोनों को हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। हालाँकि मेरा प्रश्न दूसरा प्रश्न है, उस पर मैं आने से पहले आदरणीय पवन सर ने जो बात रखी है, ये वास्तव में बहुत बड़ा एक युद्ध स्तर पर कार्य होने जा रहा है। यानी जो हो रहा है ये, जो किचन वेस्ट से, घरों के कचरे से लेकर के, सरकार ने तो अपनी तरफ से किया है, घरों का कचरा ले जाना। मैं सोचता हूँ जब घरों से कचरा नहीं ले जाया जा रहा था, तो तब व्यवस्थाएँ ज़्यादा अच्छी थी। लोग कहीं न कहीं घर में ही कचरे का निस्तारण कर रहे थे, खासकर किचन वेस्ट का। और सर हमारे देहरादून क्षेत्र में ही डिस्ट्रिक्ट देहरादून में एक